आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2018 का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट ए, उसमें जो 6 मार्कर्स है उसका क्वेश्चन सी यानी 3rd नंबर क्वेश्चन। तो मैंने कैसे शुरू किया आप देख लीजिए। किसी भी धर्म की उत्पत्ति के पीछे आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल के अंत में हो रहे तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की उपज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन है। और कौन कौन से फैक्टर हैं तो हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक आर्थिक और एक सामाजिक। तो पहले हम सामाजिक को देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक समाज में अंधविश्वास कर्मकांड अनुष्ठान का दबाव इतना ज़्यादा हो गया था कि समाज की प्रगति रुक सी गई थी। वो क्या है अंधविश्वास कर्मकांड अनुष्ठान, आप देखते जाना ज़रा, मैं आपको आगे समझा दूंगा। यज्ञों एवं मंत्रों की बहुलता एवं उनकी बढ़ती जटिलता, फिर वर्ण व्यवस्था में बढ़ती कठोरता ने पुराने वैदिक समाज के सरल सरस ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस व्यवस्था में शूद्रों का सबसे निचला स्थान था जो मोक्ष के अधिकारी नहीं थे। क्षत्रिय जो अपनी परिस्थिति ब्राह्मणों से ऊपर करना चाहते थे, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही के ही प्रवर्तक क्षत्रिय थे। इस प्रकार समाज में एक असंतोष का भाव था। तो हम पहली बात कर लेते हैं, हमने जो पहली लाइन पढ़ी सामाजिक फैक्टर में अंधविश्वास कर्मकांड। अंधविश्वास इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों ने एक तरीके से बलि को काफ़ी कंपलसरी कर दिया था और पशुओं की बलि चढ़ाना, इसका कोई तार्किक तर्क भी नहीं, तार्किक उनके पास उत्तर भी नहीं था। फिर कर्मकांड, यज्ञों में और यज्ञ को करने के लिए बहुत तरह के नियम बनाने लगे, किस दिशा में बैठना है, यजमान को कौन कौन से नियमों का पालन करना है और यजमान को कौन कौन से दान देने हैं। और अनुष्ठान, आप समझिए कि यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बाजपा यज्ञ, जिनका दबाव इतना ज़्यादा था कि सामान्य आदमी इनको वहन ही नहीं कर सकता था। और ऐसा भी नहीं था कि इंडिविजुअल यज्ञ नहीं होते थे घरेलू स्तर पर, लेकिन यज्ञों का औचित्य क्या समाज का भला हो रहा था, ये समाज के जो नागरिक हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन पर सिर्फ आर्थिक बर्डन के अलावा कुछ नहीं था। फिर यहाँ यज्ञों एवं मंत्रों की बहुलता एवं जटिलता, यज्ञ बढ़ रहे हैं समझ में आता है, मंत्रों की बहुलता, तरह तरह के मंत्र हो रहे हैं। आप समझिए कि यज्ञ मंत्रों की बहुलता के कारण एक तो सामान्य लोग समझ नहीं पाते थे, ठीक है, कि संस्कृत में बड़ुम बड़ुम क्या कर दिया उन लोगों ने। आज भी आप देखते होंगे कि आपको लोग मिल जाते होंगे, पंडित जी आते होंगे, संस्कृत में कौन सा मंत्र पढ़ जाते होंगे पता नहीं लगता होगा आपको। तो ये मंत्रों की बहुलता, और क्योंकि ये जब मंत्रों की बहुलता और यज्ञों की बढ़ोतरी होगी तो ये सामान्य आदमी से दूर जाता जाएगा। यज्ञों की बहुलता मतलब आर्थिक बर्डन का बढ़ना, और मंत्रों की बहुलता मतलब वैचारिक स्तर पर डिवीजन होना ब्राह्मणों में और बाकी दूसरे समाज के वर्गों में। और फिर वर्ण व्यवस्था में बढ़ती कठोरता। अरे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी जन्म आधारित, आपका प्रोफेशन बेस्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता था। बाद में क्या हुआ कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको उसका जन्म नेक्स्ट में उसी वर्ग में होगा, उसी वर्ण में होगा, वो अपना जो वर्ण है चेंज नहीं कर सकता। तो जो आपका वर्ण है वो बाय बर्थ हो गया। इससे क्या है कि जो टैलेंट का जो आवागमन होता था वो भी रुक सा गया। और कौन अपनी परिस्थिति निम्न करना चाहेगा कि शूद्रों को मज़ा आता है कि वो तीनों वर्गों की सेवा करती रहें? बिल्कुल नहीं आता। क्या वैश्य और शूद्र जो मोक्ष के अधिकारी नहीं रहे? तो इससे क्या है समाज में असंतोष बढ़ रहा था। फिर चूंकि शूद्रों का सबसे निचला स्थान था समाज में, तो उन्हें मोक्ष के अधिकारी नहीं थे। फिर क्षत्रिय जो लगातार खुन्नस खाए हुए थे ब्राह्मण से, चूँकि वो एक्चुअली अपने आप को सर्वा और समाज में सुप्रीम बनाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किया करते थे। यज्ञों का प्रपंच तो कहीं मंत्रों का प्रपंच, ओके। तो इसलिए आपने देखा होगा क्षत्रियों में जो रोष था उसी के कारण ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आए हैं वो क्षत्रिय जो कुल के लोग थे वही उनके प्रवर्तक हुए हैं। और इस प्रकार समाज में सभी वर्गों में असंतोष का भाव था। फिर है आर्थिक कारक,
ठीक है, आप देखिए, यज्ञों के माध्यम से दी जा रही पशु बलि लगातार कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार और दोनों में एक तरीके से विरोधाभास था। पशु बलि और कृषि विस्तार एक साथ नहीं जा सकते। आपको अगर कृषि करनी है, कृषि को बढ़ावा देना है, तो आप पशु बलि की निंदा करेंगे, लेकिन जो बढ़ती जा रही पशु बलि, उसके कारण कृषि में एक तरीके से बाधा हो रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये वही दौर है जब धीरे धीरे कृषि का विस्तार हो रहा है, आर्थिक संपन्नता आ रही है, आर्थिक क्रांति आ रही है, नगरीकरण का फेज आने वाला है, नए राजतंत्र बनने वाले हैं, बहुत सारे सेक्टों का आंदोलन, 63 या 64 समथिंग कुछ जो सेक्टेरियन और रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे भारत में, इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविक, ठीक है, योग, तो कई तरह के जो दर्शन उस समय पॉपुलर हो रहे थे। फिर कृषक वर्ग जो शूद्र थे इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। अरे वो व्यक्ति तो कृषि करेंगे, उनके जानवर मार दिए जाएंगे तो कहाँ से उनको मज़ा आएगा। फिर जो वैदिक धर्म जो है महाजनी और सूदखोरी जैसे व्यापार की मौलिक आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। अरे कोई भी व्यापार चलता है किस पर चलता है? इंटरेस्ट पर। अगर कोई व्यक्ति सामान लेता है, सामान देता है, तो व्यापार में लेन देन चलता है और लेन देन में इंटरेस्ट भी चलता रहता है। अगर महाजनी और सूदखोरी पर इंटरेस्ट नहीं लिया, जो महाजनी सूदखोरी आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो बैंक जैसी व्यवस्था तो बंद ही हो जाएगी ना यार। तो व्यापार को अगर बढ़ाना है तो आपको महाजनी सूदखोरी इसको आपको बढ़ावा देना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए वैश्विक कम्युनिटी में। फिर अहिंसा का सिद्धांत बढ़ती हुई कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल था, यानी पशु बलि नहीं होगी तो कृषि बढ़ेगी और लोगों को खाद्यान्न ज़्यादा मिलेगा, आर्थिक संपन्नता होगी और सब खुश रहेंगे। मतलब अहिंसा इज क्वाइट नियर टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ बौद्ध धर्म के यहाँ लिखा है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यह बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। अतः उपरोक्त दोनों कारकों ने बौद्ध धर्म के लिए उर्वर दशाएं बनाई। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डाली है। अब ये वही दौर है। ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट का 6 मार्कर्स का 4th नंबर क्वेश्चन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 6वीं सदी ईसा पूर्व भारत में कई सारे परिवर्तन हो रहे थे, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। उत्तर वैदिक धर्म में बुराइयाँ आ रही हैं, महाजनपदों का उदय हो रहा है, सेक्टेरियन आंदोलन हो रहे हैं, नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, कृषि को विस्तार मिल रहा है और बड़े बड़े आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हो रही थी 6th सेंचुरी BC में, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में हो रही थी। आप समझो कि यूनान में पाइथागोरस थे और फारस में ज़ोरास्ट्रियन, भारत में बुद्धिज्म जैनिज्म, चाइना में कन्फ्यूशियसवाद, तो पूरी दुनिया ही क्रांतिमय हो चुकी थी उस समय तक। तो देखते हैं, तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में कई सारे परिवर्तन हो रहे थे। उत्तर वैदिक जनपदों से आगे बढ़कर उत्तर भारत, मध्य भारत व दक्कन भारत में कई सारे महाजनपद स्थापित हो रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, वैदिक काल में होते थे जन, उत्तर वैदिक काल में होते थे जनपद, और जनपदों से आगे बढ़कर जो राजनीतिक इकाइयाँ स्थापित हो रही थी उनको क्या कहा गया? महाजनपद। ठीक है, जन यानी लोग, जनपद यानी छोटे छोटे राज्य, पॉकेट्स, और महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य की बात हो रही है। और इन सब के केंद्र में थे आर्थिक कार्य व लोहे की खोज, यानी इकोनॉमिक चेंजेस और लोहे की खोज दोनों ने ही बहुत सारे परिवर्तन में निर्णायक भूमिका निभाई। उत्तर भारत में शुरुआती स्तर पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ और अपनी राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता के लिए इन महाजनपदों में संघर्ष हुआ करता था। जैसे कि आपका मगध और अवंती दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। फिर जो वज्जी और मगध, और इसके अलावा फिर जो कौशल है और मगध, इनमें क्योंकि ये पड़ोसी थे, पास में ही थे, तो इनमें भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और सब कोई ना कोई राज्य चाहता था कि एक बड़ा राज्य उभरे और इन पर अधीनस्था स्थापित करे। हालांकि ऐसा बहुत बाद में हुआ और कोई भी इन्हें एक राजनीतिक सूत्र में नहीं बांध पाया। फिर इन महाजनपदों में कुछ निरंकुश थे तो कुछ गणतंत्र, जैसे कि आपका जो मगध, अवंती, कंबोज, गांधारी, ये क्या थे? निरंकुश थे, ऑटोक्रेटिक थे। और वज्जी वैशाली, ये जो गणतंत्र थे, वज्जी वैशाली, मल्ल वगैरह, ये क्या थे? ये आपके गणतंत्र के उदाहरण थे।
फिर हम देखते हैं ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग जिसकी राजधानी चंपा भागलपुर बिहार में, फिर मगध जिसकी राजधानी है राजगृह या गिरिब्रिज, ये भी बिहार में, मल्ल इनकी राजधानी है कुशावती या कुशीनीरा, देवरिया गोरखपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है, चेदी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में है, शुक्तिमती कहाँ पड़ता है बुंदेलखंड में, वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी है वत्स की कहाँ इलाहाबाद में, फिर है कौशल, कौशल की राजधानी क्या अयोध्या श्रीवस्ती में, श्रीवस्ती ओरिजिनल राजधानी एक्चुअली श्रीवस्ती ही है, फिर है आपका पांचाल, पांचाल का राजधानी है उत्तरी पांचाल, इसको अहिच्छत्र भी बोला जाता है, अहिच्छत्र वो अहिच्छात्र लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर ये है राजस्थान में, फिर है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, फिर है अश्मक, अश्मक की पोतना ये गोदावरी नदी किनारे बसी हुई थी, फिर है गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला पाकिस्तान पेशावर, फिर है कंबोज ये उत्तर पश्चिम प्रांत में पड़ता है, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, ठीक है। तो इनका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान तक था, वहीं दक्षिण भारत में गोदावरी नदी तक तथा पूर्व में ये आधुनिक बिहार तक फैले हुए थे। इन राज्यों में कुछ निरंकुश राजतंत्रों ने भारत में अपनी विस्तारवादी नीति के माध्यम से भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का आधार निर्मित कर दिया और उनमें सबसे पहला नाम आता है मगध का, ठीक है, जिसने धीरे धीरे करके अपनी सत्ता का विस्तार किया और उसके बाद जब अशोक आएगा तो पूरे भारत को वो एक राजनीतिक सूत्र में बांध देगा।